हेलो बच्चों, कार्बन तथा उसके यौगिक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अभी तक कार्बन के अपर रूप के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कार्बन की प्रकृति। अगर कार्बन की प्रकृति की बात करेंगे बच्चों, तो कार्बन की मुख्य रूप से तीन ही प्रकृति होती है। पहली प्रकृति उसकी क्या होती है? श्रृंखला। दूसरा होता है आपका बच्चों चतुष्क संयोजकता। थर्ड होता है बच्चों इसका बहुल आवरण बनाने की क्षमता। कार्बन की तीन प्रकृतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन्हीं तीन प्रकृतियों के कारण कार्बन क्या है, थोड़ा सा अपने मतलब कहते एक तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग बिहेव करता है। और यही आपके तीन मुख्य कारण हैं जिसके कारण आपका कार्बन की जो यौगिकों की संख्या होती है वो आपकी 23 मिलियन 2 करोड़ 30 लाख के पास में है। ठीक है बच्चों, यही मुख्य रूप से तीन प्रकृति हैं। हम एक काम कर लेते हैं, वन बाय वन एक एक प्रकृति के बारे में डिटेलली हम पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली प्रकृति की बात करते हैं, आपका श्रृंखलन। कार्बन मात्र एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कार्बन स्वयं के ही साथ खुली श्रृंखला में और बंद श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक दूसरे कार्बन के मध्य प्रबल सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। जिसके कारण कार्बन की श्रृंखला लंबी होती है। क्या होती है आपकी कार्बन श्रृंखला? लंबी होती है। ठीक है बच्चों, देखो पहला गुण उसका क्या है? श्रृंखलन है। और श्रृंखलन में खास बात उसकी क्या है कि वो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि स्वयं के साथ ही क्या कर सकता है, लंबी से लंबी चेन बना सकता है और इनके मध्य में सहसंयोजक आबंध आपका पाया जाता है। अब दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। दूसरा गुण कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन के
बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता संयोजकता 4 होती है। इसका बच्चों यही मुख्य कारण होता है कि कार्बन को अक्रिय होने के लिए इसके बाह्यतम कोश में टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो आपका कार्बन होता है इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 4 होती है। ठीक है बच्चों, अब बाकी है इसका तीसरा गुण। देखो बच्चों, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो खुद के साथ चाहे तो एकल आबंध भी बना सकता है, द्विक आबंध भी बना सकता है और आपका त्रिक आबंध भी बना सकता है। कार्बन मात्र एक ऐसा तत्व है जो स्वयं के परमाणुओं के साथ एकल यानी कि कार्बन कार्बन बीच में आपका द्विक तथा त्रिक आबंध बना सकता है। देखो बच्चों, एक कार्बन कार्बन बीच में एकल आबंध, कार्बन कार्बन बीच में द्विक आबंध और कार्बन कार्बन बीच में ही ये आपका त्रिक आबंध बना सकता है। तो देखो बच्चों, 23 मिलियन या कहे तो 2 करोड़ 30 लाख यौगिक पाए जाने का एक मुख्य गुण आपका इसका ये भी है कि एक क्या होता है कि एकल आबंध भी पाया जाता है, द्विक आबंध भी पाया जाता है और त्रिक आबंध। तो यहाँ पर देखो बच्चों, किसी अदर एलिमेंट के साथ नहीं पाया जा रहा, इसी के साथ पाया जा रहा है, यानी कि कार्बन के साथ ही एकल द्विक और त्रिक आबंध पाया जाता है, ना कि किसी अन्य अणु के साथ। तो इसी कारण ही आपका जो कार्बन होता है इसके इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके तीनों प्रकृति समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन और जैव शक्ति सिद्धांत की। देखिए बच्चों, ये क्या होता है कार्बनिक रसायन और जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है बच्चों? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट और कुछ लवण को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके यौगिक कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं वो सब के सब आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो जब बच्चों इसका अध्ययन किया गया तो उसको अध्ययन करने के बाद एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बर्जेलियस। तो बर्जेलियस जो थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सब के सब जब भी प्राप्त किए जाएंगे तो जीवधारियों से प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि इंसानों से, पेड़ पौधों से, जानवरों से इनसे ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अदर से इनका कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं का जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को कह दिया गया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत प्रयोगशाला में अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्वों का निर्माण करके उसको खत्म किया गया।
पहले आपका अमोनिया बनाया गया, फिर एसिटिक अम्ल बनाया गया, फिर आपका मेथेन बनाया गया, तब जाके इनका जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखो बच्चों, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के कार्बोनेट और कार्बन के लवण को छोड़कर कार्बन के जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल जीव धारियों अथवा सजीव वस्तुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का केवल एक मात्र साधन जैव जगत ही है। इस अवधारणा को बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका बर्जीलियस का सिद्धांत हो गया। अब बर्जीलियस सिद्धांत का खंडन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था होलर। ने 1828 ईस्वी में अकार्बनिक पदार्थ को मिलाकर प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया। देखो बच्चों,
अमोनियम साइनेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट, कि अब क्रिया इन्होंने करवा दी पोटेशियम सायोनेट किसके साथ। तो जब इसको इसके साथ जब करेंगे तो ये चीज आपका बन जाएगा, आपका यहां पर बनेगा NH4CnO प्लस, और यहां पर बन जाता है आपका K2SO4। अगर यहां पे अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CnO को सिर्फ गर्म कर दिया जाए, पुनः क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने पर ये आपका NH2CO NH2 में बदल जाता है, जो कि आपका यूरिया का सूत्र होता है। तो देखो बच्चों, इसके नाम की अगर बात कर देगा तो इसका नाम अमोनियम सल्फेट है। अगर इसके नाम की बात करेगा तो ये है आपका पोटेशियम साइनेट है। अगर इसकी बात करेगा तो इसका नाम है अमोनियम साइनेट है, ठीक है। अगर इसकी बात करेगा तो इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। और ये देखो फिर से आपका जो आपका अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट है, इसको पुनः क्या कर दो, हिट कर दो, इसको पुनः क्या कर दो, हिट कर दो। पुनः हिट कर दोगे तो यहां पर जो आपका है, यहां पर आपका फिर से क्या बन जाएगा, सिर्फ अमोनियम साइनेट के अणु क्या होंगे, व्यवस्थित होकर आपका किसका निर्माण कर लेंगे, यूरिया का निर्माण कर लेंगे। फिर बच्चों इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आपका बर्थेलो। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लगभग आपका बच्चों 1845 ईस्वी में बर्थेलो ने CH3COOH यानी कि एसिटिक, रुक जाओ, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, ठीक है। और आपका लगभग आपका 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में कोल्बे ने मेथेन गैस या मेथेन का निर्माण किया, जिसके पश्चात आपका जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। जिसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया, कि आपका कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं या कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आपके सिर्फ जीवों से नहीं प्राप्त किए जा सकते, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा भी उनको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब बच्चों बात करते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा पहली क्या है कि उसमें से क्या कीजिए, कार्बन के ऑक्साइड छोड़ दीजिए, कार्बन के कार्बोनेट छोड़ दीजिए, कार्बन के लवण भी छोड़ दीजिए, इसके बाद जितनी भी चीजें होंगी वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगी, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। लेकिन बच्चों यहां पर देखो, बच्चों यहां पर ये जो चीज है देखो, यहां पे CnO है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है उस परिभाषा के अनुसार। यहां पर भी देखो बच्चों, ये भी जो बना ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं, लेकिन ये जो यहां पर बना है ये आपका कार्बनिक यौगिक है। तो इसके बाद इसकी परिभाषा थोड़ी सी फिर से क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई। अब देख लेते हैं बच्चों कि नई वाली परिभाषा क्या आएगी आपकी। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, हाइड्रोजन से
मिलकर बने होते हैं तथा इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन, सल्फर तथा हैलोजन से भी मिलकर बने होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आधुनिक परिभाषा आई हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो आपकी जो कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा है उसको देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन, अब देखो बच्चों, इसके बाद कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या हो गई? हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं तथा इनका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपकी कार्बनिक यौगिक भी कंफर्म हो गया और आपके कार्बनिक रसायन की परिभाषा भी कंफर्म हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपका आया कि जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, किससे? आपका कार्बन और साथ में किससे? हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन आपके क्या क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर दें
इसके एग्जाम्पल की बात कर दें तो आपका होता है CH4, C2H4, C2H4, इसके बाद आपका होता है C2H2 आदि। ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, पहला है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है बच्चों आपका एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये आपका क्या होता है। तो देखो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य खुली हुई श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका CH4, यहां पे जितना लिखे बच्चों ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल CH4, C2H4, C2H2 आदि। ठीक है बच्चों, आदि। अब देखो बच्चों, अगर इसकी बात करें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक आपका बच्चों होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसकी बात करते हैं उससे पहले बात कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपके क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन लिखेंगे बच्चों, यौगिक नहीं, क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य या जिनके कार्बन कार्बन के मध्य, ऐसे C कार्बन कार्बन के मध्य बंध श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसे बच्चों आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल की बात कर लें तो इसमें आपका सीधा सीधा एक आता है
जिसको हम हिंदी में, या इसका नाम बेंजीन है, उसका नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन एलिफैटिक के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो बच्चों हम ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के मध्य, या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके जिसमें जिसमें कार्बन कार्बन, इसको सी और सी ऐसे करके लिखते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लेगा तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा CH3 CH3, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर ले, ऐसा हाइड्रोकार्बन कार्बन जिसमें कार्बन 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 के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विक अथवा त्रिक आबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर देता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CH2 4, ये आपका हो जाएगा C2H2 आदि। देखिए बच्चों, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लिए हैं। बच्चों अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम आइसोमेरिज्म या समयोता के बारे में। तब तक के लिए आप सबके बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।